हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाम से क्या लग रहा है आपको कि प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होगा? तो बिल्कुल वही है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। और आज जो हम लोग अभी करेंगे ना उसमें देखिएगा मैथमेटिक्स का ब्यूटी क्या है और क्यों इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके बारे में कुछ इंट्रो देखते हैं। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं हर एक पॉइंट्स का इम्पोर्टेंट है और हर एक पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ आंसर करेगा। जैसे पहला पॉइंट कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस टू द डिफरेंट बायर। तो अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो पहला पॉइंट ये आंसर कर रहा है कि भाई साहब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या, ठीक है ना। तो क्या है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब हम सेम प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल, थोड़ा सा फर्क हो सकता है बट यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा एजम्पशन ही है कि कोई फर्क नहीं है बिटवीन द प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो बेचा जा रहा है, सारा फीचर सेम है प्रोडक्ट का, बट इसके बावजूद क्या हो रहा है कि सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे सोल्ड किया जा रहा है टू डिफरेंट बायर्स। तो पहला पॉइंट क्या आंसर किया हम लोगों को कि इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है, क्यों अलग अलग प्राइस पे सेम प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट इसको आंसर करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, these goods are sold at different prices depending upon the preference, ध्यान से देखिएगा, depending upon the preference of the buyer, their income, their location, the ease of availability of substitutes। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है, ठीक है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि ये सारी वजह है। हो सकता है वहां पे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल ना हो, या फिर हो सकता है कि वैसा लोकेशन हो जहां पे ज्यादा अमाउंट में ज्यादा प्रोडक्ट ना हो, इनकम देखा जाए एकदम पार्टी मालदार है। तो ये सारे कारण से वजह से क्या कर सकता है, जो प्रोड्यूसर है वो देखेगा कि हाँ भाई साहब वसूला जा सकता है। जैसे ही उसके माइंड में आया कि ज्यादा लिया जा सकता है, वो क्या करेगा, हायर प्राइस चार्ज करेगा या फिर प्राइस को थोड़ा सा चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उसके बाद क्यों होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इसके वजह से, इन सारे पॉइंट्स की वजह से क्या होता है कि डिमांड कर्व अलग अलग मार्केट में अलग अलग हो जाता है। जैसे हम एक मार्केट का एग्जांपल ले जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है किसी भी प्रोडक्ट का, चाय के बदले कॉफी भी मिल जा रहा है उस मार्केट में, तो वहां पे अगर हम मार्केट डिमांड देखें किसी भी प्रोडक्ट का तो वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, प्रोडक्ट अवेलेबल है। बट एक ऐसा जगह है जहां पे कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो अगर हम वहां पे किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड कर्व देखेंगे वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। मतलब कोई फर्क नहीं, क्योंकि वहां पे मन मौज है, कोई है ही नहीं उसको टक्कर देने वाला। तो मार्केट डिमांड में क्या होता है, वो अंतर आ जाता है इन सारे फैक्टर्स की वजह से, जिसके कारण क्या किया जाता है, प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाय अ प्रोड्यूसर, ठीक है ना। Price discrimination is more easily implemented by a monopolist because he controls the whole supply। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो सही है, हम समझ गए, बट ये किया किसके द्वारा जाता है। अगर हम एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मोनोपोलिस्ट के द्वारा किया जाता है, या मोनोपोली के द्वारा, मोनोपोली प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई होता है उसको बखूबी पता है कि मार्केट में वो वही सप्लायर है अलोन। अगर आप परफेक्ट कंपटीशन का बात करते हो तो क्या होता है, वहां पे एक फर्म होता है, और जब सारे फर्म्स को हम जोड़ देते हैं तो एक इंडस्ट्री होता है जो
वो क्या करता है, प्राइस को फिक्स कर देता है। अब इस प्राइस पे सप्लायर अपने अलग अलग को सप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कोई फर्म या इंडस्ट्री का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इकलौता बॉस है, जो फर्म है वही सिंगल सेलर है और वही बॉस है। तो क्या होता है कि जब ये अपना देखा जाए तो इसके पास पावर है, ये सारा बखूबी जानता है कि कितना सप्लाई किया जा रहा है और किस मार्केट में किया जा रहा है और कितना डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, कितना ज्यादा वसूला जा सकता है। ये सारी बातें पहले से ही इसे पता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है हमारा दो कंडीशन जो कि होना बहुत ही जरूरी है अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है एक प्रोड्यूसर के तौर पे। तो क्या है कि द मार्केट मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सब मार्केट्स विद डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी। तो ऐसा होना जरूरी है क्या कि वहां पे अलग अलग सब मार्केट्स हो। एक ही मार्केट होगा तो बेसिकली जो प्राइस में हम बेचेंगे तो वो तो पता चल जाएगा कहीं ना कहीं सारे बंदे को, तो वहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही जरूरी है कि मार्केट जो हो वो सब मार्केट्स में डिवाइडेड हो। क्लियर है ना? पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है, देयर मस्ट बी अ इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ द सब मार्केट। मतलब मार्केट्स के बीच में सेपरेशन हो, ऐसा नहीं हो कि इंटरलिंक हो। क्यों ऐसा जरूरी है? क्योंकि सो दैट नो रीसेलिंग कैन टेक प्लेस फ्रॉम अ लो प्राइस मार्केट टू हाई प्राइस मार्केट। मतलब ऐसा ना हो कि किसी मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन अगर किया जा रहा है तो वहां से अब दूसरे मार्केट में हो सकता है कम प्राइस लिया जा रहा हो, दूसरे मार्केट में ज्यादा प्राइस लिया जा रहा हो। तो जहां कम मार्केट में प्राइस कम लिया जा रहा है वहां से हमने प्रोडक्ट को लाया और थोड़ा सा बढ़ा के हमने बेच दिया। तो अगर हम एक प्रोड्यूसर है तो इस केस में हम डिस्क्रिमिनेशन करके भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो ऐसा होना जरूरी है कि वो जो मार्केट्स हो उनके बीच में कनेक्शन ना हो। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट्स कुछ ना कुछ आपको आंसर करेगा अबाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं और मेरा भरोसा मानिए कि अगर आपने एक बार डायग्राम समझ लिया तो आप पूरा गेम समझ जाओगे बेसिकली। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। आपको डायग्राम देख के थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा, लगता है बनाने में और थोड़ा सा देखने में लगता है, बट जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। जैसे कि एक गाना है कि कहाँ आ गए हम, क्योंकि साथ चलते चलते, तो लग रहा होगा कहाँ आ गए हम, बट उसके आगे सोचिए साथ चलते चलते। तो साथ चलना है और भरोसा रखना है, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेसिकली एक बनिया का जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। जब उसे बेसिक इकोनॉमिक्स का आइडिया था, उसे ये नहीं पता था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कुछ होता है। बस उसे इतना पता था कि LCMR जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, वहाँ पे कॉस्ट देखेंगे, प्राइस देखेंगे और रेवेन्यू को पता। देखिए फर्स्ट स्टेज में आपको यही बताया गया। क्या बताया गया कि एक मोनोपोली, कोई प्रोड्यूसर है, बनिया है बेसिकली, उसका डिमांड है जिसको कि एवरेज रेवेन्यू का पे बोला जाता है, वो बेसिकली हमने डी से दिखाया है मार्जिनल रेवेन्यू को। और आपको पता हो शायद कि मोनोपोली मार्केट में बेसिकली आपका ये जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो सेम पॉइंट से स्टार्ट होता है। अब हमने मार्जिनल कॉस्ट का ड्रॉ किया और क्या देखा कि ई पॉइंट जो है बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट बेसिकली कोई ऐसा नहीं है अमृत आ गया। उस पॉइंट पे आपको ये पता करना होता है, उस पॉइंट के पीछे मेन तो ये होता है कि कितना क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आपको बताता है वो ये बताता है कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है उस स्टेज पे और कितना प्राइस चार्ज किया जा रहा है, जहाँ से आप टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ई हमारा इक्विलिब्रियम है, क्वांटिटी पता करने के लिए हमने क्या किया, ई से परपेंडिकुलर डाला ऑन द एक्स एक्सिस। इसी पे क्या होता है क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं।
प्राइस पता करने के लिए हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट को पहले हमने डिमांड पे ले गया, जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व से इंटरसेक्ट किया वहां से y एक्सिस जो कि प्राइस बेसिकली बताता है, हमने उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ से देखिए तीन बातें प्रमुख जो आ रही है। पहला बात पॉइंट क्या है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ई हुआ। दूसरा क्या है कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आउटपुट कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, OX यूनिट, ठीक है ना। प्राइस कितना चार्ज किया जा रहा है, OP यूनिट। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, तो ध्यान से देखिए, रेवेन्यू बोलने का मतलब क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस क्या है, OP, क्वांटिटी क्या है, OX। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये हमारा एरिया आ जाएगा, जो कि क्या होगा, टोटल रेवेन्यू वाला एरिया। अब यहाँ पे कोई समस्या नहीं। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि उसे किसी ने ये बता दिया कि भाई साहब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है इकोनॉमिक्स में, जहाँ से आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। जैसे उसे किसी ने बताया, तुरंत एक्टिव हो गया, कान खड़ा हो गया, पैसा के नाम पे तो सारे बंदे होते हैं। अब वो तुरंत गया इकोनॉमिक्स को स्टडी किया, वहाँ पे उसने क्या पढ़ा कि पहले मार्केट को दो पार्ट में आप डिवाइड करो। पहला पार्ट जहाँ से आपको मुनाफा ज़्यादा नहीं हो, दूसरा पार्ट जहाँ से आपको खूब मुनाफा हो। आप देखो कि मुनाफा, तो उसने क्या किया, पूरे मार्केट को देखा, उसने भी यही किया। उसने फर्स्ट मार्केट सेकेंड मार्केट दोनों को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मार्केट बेसिकली ऐसा मार्केट था जहाँ पे उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। बोलने का मतलब क्या, कुछ भी रीजंस होगा, जैसे कि वो जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होगा उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा, तो वो ज़्यादा प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा था, या फिर कर भी रहा था तो लोग उसको मान नहीं रहे। तो इसका जब डिमांड कर्व देखा गया वो इलास्टिक हुआ, क्योंकि वहाँ पे प्राइस चेंजेस, क्योंकि सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। दूसरा मार्केट उसने देखा, बहुत तगड़ा मार्केट है भाई साहब, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, उसके मन मुताबिक वो प्राइस चेंज करेगा और लोगों को मजबूरी में देना ही देना है। तो उसने क्या किया, पहले इनिशियल स्टेज पे जब उसे कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ इतना जानता था कि MR बराबर MC होना चाहिए, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। वहाँ से हम लोग क्वांटिटी पता कर सकते हैं बेसिकली, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितने प्राइस पे हो रहा है। तो देखिए प्राइस कितना रुपये मान लेते हैं, ये उसको बेसिक पता था। अब जैसे ही उसको पता चला तो उसने क्या किया, उसने दोनों मार्केट का डिमांड कर्व ड्रॉ किया। पहला मार्केट जो कि क्या है हमारा, जो फर्स्ट मार्केट है वो बेसिकली हमारा इलास्टिक है, क्योंकि वहाँ पे होगा कुछ रीजन, जहाँ पे सिंपल सा बोलने का मतलब कि वो उतना ज़्यादा मुनाफा वहाँ पे नहीं कमा पा रहा है। ये हमारा फर्स्ट मार्केट का डिमांड कर्व हो गया और ये हमारा रेवेन्यू कर्व हो गया, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड मार्केट तगड़ा मार्केट है उसके लिए भाई साहब, सेकेंड मार्केट से वो पूरा प्रॉफिट कमाने वाला है। उसने डिमांड कर्व कुछ ड्रॉ किया बेसिकली, वो कुछ इस टाइप का है डिमांड कर्व, जिसको उसने D2 कर्व बोला। सेम पॉइंट से क्या होगा, यहाँ से आप मान के चलो ये आपका मार्जिनल कर्व आएगा, देखिए कैसा हो जाएगा, तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू 2 कर्व है। अब देखिए उसके पास क्या है ना, कोई नया टूल नहीं आ गया, उसके पास दिमाग आ गया। दिमाग क्या आया है ना, वो पहले प्रोडक्शन OX कर रहा था तो अभी भी OX करेगा, बट अब वो समझ गया है कि किस मार्केट में उसको ज़्यादा गुड्स का सप्लाई करना है, जहाँ से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, ऑब्वियसली सेकेंड मार्केट से, और किस मार्केट में वो कम सप्लाई करेगा। अगर वो पहले OX दैट इज 100 यूनिट मान लो, अभी भी वो OX ही कर रहा है, 100 यूनिट ही कर रहा है, बट पहले हो सकता है कि फर्स्ट में वो 60 यूनिट कर देता हो और दूसरे वाले में 40। अब उसने जब डिमांड कर्व को स्टडी किया तब उसको पता चला हम तो उल्टा काम कर रहे थे, मेरे को तो सेकेंड मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करना चाहिए। क्लियर है ना। तो उसने डिमांड कर्व ड्रॉ किया,
अब इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बाकी सारा टेक्नोलॉजी, पेमेंट, सब कुछ तो आप सामान कर रहे हो, लेबर को उतना ही पैसा दे रहे हो, तो मार्जिनल कॉस्ट ऐसा माना जाता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना चाहते हो दोनों मार्केट का, तो आप क्या करो, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस करें। अब दोनों मार्केट के जिस मार्जिनल पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही बेसिकली उस मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। जैसे MR1 पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं E1, क्योंकि फर्स्ट मार्केट है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी तरह सेकेंड मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, E2 हो गया। अब जैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट आया तो आपको मेनली क्या पता करना है, उस पॉइंट पे कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट मार्केट का E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट, सेकेंड मार्केट का E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए OX1 इसको नाम दे देते हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट मार्केट में OX यूनिट सप्लाई किया जाएगा, उस प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। प्राइस कितना होगा, तो आप इसको प्रोड्यूस करेंगे ऊपर की ओर, कहाँ तक, जब तक कि डिमांड कर्व पे ये इंटरसेक्ट ना हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो सेम क्या डायग्राम आप देखोगे, डायग्राम क्या है हमारा कि E1 E2 E3। अब देखिए, अब इसको ऊपर की ओर प्रोड्यूस करिए आप। ये हमारा हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमने इसको मिलाया, तो OP1 प्राइस बेसिकली क्या है कि फर्स्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम E1, प्रोडक्शन OX1 और प्राइस चार्ज जो किया जा रहा है OP1। अब देखिए इस मार्केट में वो कम प्राइस पे चार्ज कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसका मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि यहाँ पे इलास्टिक हो सकता है उसके प्रोडक्ट का कोई कार्ड मौजूद हो, ठीक है ना। कार्ड मौजूद हो बोलने का मतलब क्या, कुछ सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा, तो जैसे ही प्राइस बढ़ाएगा तो वो देखेगा, तो वो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकता प्राइस। बट अब आप सेकेंड इक्विलिब्रियम को देखो, E2 पॉइंट को देखो। E2 पॉइंट को हमने प्रोड्यूस किया बेसिकली, जैसे ही हमने प्रोड्यूस किया इसको नेम कर देते हैं OX2। अब प्रोडक्शन हो रहा है OX2 यूनिट का, प्राइस कितना लिया जाएगा, तो इसको ऊपर की ओर हम लोग खींचेंगे। तो लेट्स सपोज तो देखिए ये हमारा यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये हम लोग मान लेते हैं OP2 प्राइस लिया जाए, ठीक है ना। अब ध्यान से आप देखो क्या कहानी है यहाँ पे, E1 फर्स्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम, E2 सेकेंड मार्केट का इक्विलिब्रियम, E बेसिकली इक्विलिब्रियम, ओवरऑल इक्विलिब्रियम जब मार्केट डिवाइडेड नहीं था तब। अब क्या हुआ, अब हम लोग पहले नेमिंग कर लेते हैं अच्छे से। देखिए डायग्राम आधा आपने कंप्लीट कर लिया जो यहाँ पे, अब आधा थोड़ा सा आप नेमिंग करो, देखो पूरा हो जाएगा। तो बेसिकली E1 E2 E3, E1 के ऊपर अब इसको हम लोग थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली प्रोड्यूस करते हैं। देखिए P1 इस पॉइंट को F, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को बेसिकली हमने B बोला। ये थोड़ा सा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इस पॉइंट को हमने B बोला। नेक्स्ट देखिए P, E1 के ऊपर वाले पॉइंट को हमने नेम किया D, C के ऊपर वाले पॉइंट को हमने नेम किया A, C के ऊपर वाले पॉइंट को हमने नेम किया D। देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, ये E1 के F के ऊपर नहीं, ये E2 के ऊपर वाले पॉइंट को हमने नेम किया है E, B, D, A। तो ये हमने नेमिंग कर दी, ठीक है ना। और
बेसिकली आप जब नेमिंग करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर देखना है, जैसे E1 के ऊपर F है, E2 के ऊपर C और फिर D, तो हमने नेमिंग कर दिया। E के ऊपर B और A, तो हमने नेमिंग कर दिया। अब ये बेसिकली कुछ डायग्राम तैयार हुआ। अब अगर आप यहाँ से देखो, जब इनिशियल स्टेज था तो कहानी क्या था कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, OPAX। अब लेकिन क्या हुआ कि दो मार्केट में डिवाइड हो गया। मार्केट 1 का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E1 है और मार्केट 2 का इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा E2 है। E1 में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो OX1 किया जा रहा है और प्राइस जो लिया जा रहा है बेसिकली OP1 लिया जा रहा है। अब अगर टोटल रेवेन्यू की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए OX1 FP1 ये हमारा टोटल रेवेन्यू है जो कि फर्स्ट मार्केट में जनरेट हो रहा है प्रोड्यूसर। सेकंड मार्केट में देखिए प्राइस कितना है OP2, क्वांटिटी सप्लाई कितना है OX2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कौन सा एरिया आ रहा है OX2 EP2। ये बेसिकली रेवेन्यू सेकंड मार्केट में जनरेट हो रहा है। अब देखिए थोड़ा सा आप समझिए कि जब ये सारा लफड़ा नहीं था उस समय क्या था कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, वो हमारा OPAX जनरेट हो रहा था। अब क्या हुआ, मार्केट दो भाग में बढ़ गया बट रेवेन्यू तो इक्वली जनरेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज ज़्यादा आएगा, बट अगर आप इस पॉइंट को, इस डायग्राम को समझ गए होगे आप आगे इजीली समझ जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग उस कैलकुलेशन को देखते हैं। तो देखिए अब हमने जब डायग्राम को कंप्लीट किया, अब यहाँ से देखिए ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का हमारा मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होना है। अब कितना ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, पहले कितना रेवेन्यू मिल रहा था और अभी कितना रेवेन्यू मिल रहा है। फिर उन दोनों के कंपैरिजन से देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है या कितना कम रेवेन्यू मिल रहा है आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, या सिंपल भाषा में मार्केट को डिवाइड करने के बाद कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो हम लोग कंपैरिजन के बाद देखेंगे। तो देखिए इनिशियल स्टेज में जब उसने मार्केट को डिवाइड नहीं किया था, जब D डिमांड कर्व था और MR2 हमारा मार्केट रेवेन्यू कर्व था, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा क्या था E। इस पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा था OX और प्राइस था OP, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया था OP इंटू OX, जो कि हम लोगों को आ जा रहा था OPAX एरिया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा गया रेवेन्यू एट इनिशियल स्टेज, तो OX एट द रेट ऑफ OP ये प्रोडक्शन किया जा रहा था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला एरिया आएगा OPAX, ये वाला एरिया आएगा, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम तोड़े तो ध्यान से देखिए ये वाला एरिया बेसिकली ये, अब इसको हमने तोड़ा है, कैसे तोड़ा है OX2DP, ठीक है ना, पहला पार्ट। दूसरा देखिए इसके बाद इस स्क्वायर में ये वाला पार्ट बच जाता है, क्या X2DAX, लेकिन इसको भी हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, दो पार्ट में, ध्यान से देखिए X2CBX या फिर XX2CB ये वाला पार्ट प्लस BCDA या फिर ABCD। ध्यान से देखिए टोटल रेवेन्यू इनिशियल स्टेज पे कितना हुआ OXAP, इसको हमने पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट क्या है OX2DP प्लस ये वाला एरिया बचेगा, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे X2XBC प्लस ABCD ये वाला एरिया, तो दोनों को जोड़ने से ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा OX से भी बड़ा वाला एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल रेवेन्यू था जब उसने मार्केट को डिवाइड नहीं किया था।
बट जैसे ही उसने मार्केट को डिवाइड किया फिर क्या रेवेन्यू हुआ, तो अलग मार्केट में अलग अलग रेवेन्यू मिल रहा है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू इन द फर्स्ट मार्केट, जब वो प्राइस कितना चार्ज कर रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E1 है, तो वहां पे वो OX1 चार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है और चार्ज कितना कर रहा है, OP1। तो प्रोडक्शन यही यहाँ पे लिखा गया, देखिए OX1 का प्रोडक्शन हो रहा है OP1 पे। तो यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होगा क्या होगा, तो ध्यान से देखिए OX1 प्रोडक्शन हो रहा है कहां पे, ये वाला पार्ट OP1 पे। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट आ जाएगा हमारा OP1FX1, ये रेवेन्यू जनरेट होगा फर्स्ट मार्केट में, प्लस रेवेन्यू एट द रेट P2। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड इक्विलिब्रियम में सेकेंड डिमांड फंक्शन जो वहां पे प्राइस चार्ज कर रहा है, तो पहले वो प्रोडक्शन कितना कर रहा है सेकेंड मार्केट में, OX2, ठीक है ना, इनटू OP2। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पूरा मार्केट, मतलब ये वाला, ये क्या हो गया, रेवेन्यू इन द सेकेंड मार्केट, मतलब सेकेंड मार्केट में फर्स्ट मार्केट का भी रेवेन्यू इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं कि रेवेन्यू टोटल कितना जनरेट हुआ है, तो पहला मार्केट से उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ है OX1FP1, दूसरे मार्केट से OX2 EP2, ठीक है ना। अब एक पॉइंट समझिए ध्यान से आप कि यहां पे ये वाला एरिया बेसिकली OX1FP1 जो हमने पहले ड्रॉ किया था, बेसिकली इसको ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, थोड़ा सा हम लोग इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले जो प्रोडक्शन हो रहा था OX हो रहा था, और ऐसा माना जाता है कि पहले जितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन अभी भी उतना ही हो रहा है। और हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, A के द्वारा OX1 और B के द्वारा OX2। तो हमने इक्वेट किया कि OX बराबर OX1 प्लस OX2। ये जो OX है, क्या हम लोग इसको तीन पार्ट में तोड़ सकते हैं, OX1 प्लस X1 X2 प्लस X2X। तो हमने इसको तोड़ दिया तीन पार्ट में, OX1 प्लस X1 X2 प्लस X2X बराबर OX1 प्लस OX2। ध्यान से देखिए OX1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा, X1 X2 प्लस X2X बराबर OX2। अब इसको और थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से X2X बेसिकली इसका वैल्यू निकालने का प्रयास किया, इसको हमने उधर उस साइड किया तो माइनस में ये आ गया। अब देखिए क्या हो गया, OX2 बेसिकली ये पार्ट माइनस X1 X2 ये वाला पार्ट। तो ये टोटल में आप अगर ये वाला माइनस करोगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट। तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं X2X इज इक्वल टू OX1, और ये सारा स्टेप आप एक बार अपने कॉपी में कीजिए, तब आपको जबरदस्त मजा आएगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से अपने कॉपी में कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से ये आ जाएगा, तो जब बेस सेम है और सेम प्राइस पे OP1 प्राइस पे क्या होगा, बेसिकली सेम हो जाएगा दोनों। तो देखिए OX1 FP1 बेसिकली ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा किसके पार्ट पे, X2X BC के बराबर हो जाएगा। अब रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा था, रेवेन्यू को आप देखो यहाँ पे, रेवेन्यू जो हमारा जनरेट हो रहा था वो कितना है, OX1 FP1 प्लस OX2 EP2। अब थोड़ा सा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमने प्रूफ किया कि OX1 FP1 है वो किसके बराबर है, तो X2X BC के बराबर है, प्लस OX2 EP2 OX2 EP2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ते हैं, किस फॉर्म में तोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसको क्या हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, OX2 DP प्लस, ध्यान से देखिएगा, OX2 DP प्लस
मतलब ये पूरा वाला पार्ट OX2EP जो है इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। पहला पार्ट ये वाला प्लस दूसरा पार्ट PDEP2। तो ये हमारा रेवेन्यू आ गया। बेसिकली हमने दोनों स्टेज पे रेवेन्यू निकाल दिया। ये रेवेन्यू था जब मार्केट अनडिवाइडेड था, ये है जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जब मार्केट डिवाइडेड हो गया। अब मेन मोटिव था मुनाफा कमाना। कितना मुनाफा कमाया, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज के रेवेन्यू इसको नेम कर देते हैं R2 और इसको नेम करते हैं R1। तो कितना रेवेन्यू कमाया इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R1। अब देखिए R2 का वैल्यू क्या है, X2X BC प्लस OX2DP प्लस PDEP2, बीच में माइनस का साइन, फिर क्या होगा OX2DP प्लस X2X BC। तो देखिए R2 और R1 का वैल्यू आ गया। R2 का वैल्यू क्या है, X2X BC प्लस OX2DP प्लस PDEP2। R1 का वैल्यू कितना है, ये वाला पार्ट हमें निकालना है कि कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, कितना ज्यादा रेवेन्यू उसने अर्न किया है। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो OX2DP प्लस X2X BC प्लस ABCD। ये बेसिकली R2 का वैल्यू, ये बेसिकली R1 का वैल्यू। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, X2X BC प्लस OX2DP प्लस PDEP2 माइनस OX2DP माइनस X2X BC माइनस ABCD। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए X2X BC और माइनस X2XBC कैंसिल हो जाएगा, OX2DP माइनस OX2DP कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारा, PDEP2 माइनस ABCD, ये हमारा बच जाएगा। तो ये क्या है, वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए PD इसको आप सारे को मिटा दो। अब आप सिर्फ देखो कि यहाँ पे रेवेन्यू जो आ रहा है वो बेसिकली क्या है, तो वो है डिफरेंस। किसका किसका डिफरेंस, तो ये वाला पार्ट जो कि है हमारा PDEP2 माइनस ये वाला पार्ट जो कि क्या है BCDA। तो इन दोनों का डिफरेंस है। अब आप सोचिए कि वो उसने ज्यादा रेवेन्यू कमाया है कम रेवेन्यू कमाया, कैसे पता चलेगा। तो देखिए ये वाला जो है बेसिकली, ये वाला तो OP प्राइस पे है और OP2 प्राइस तो बेसिकली ज्यादा है, क्लियर है ना। तो ये वाला जो OP2 है वो ज्यादा प्राइस पे होगा, तो जरूर क्या होगा, रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। तो जिससे इसका वैल्यू जो आएगा इस एरिया का, 1 वाले एरिया का, वो 2 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PDEP2 जो है वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ABCD से बड़ा होगा। तो बड़ा है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब नेट रेवेन्यू में जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव हुआ, वो ज्यादा मुनाफा कमा रहा है पहले से। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से समझो, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो उसको मिल रहा है बेसिकली हायर प्राइस चार्ज करने के, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ना वो उसके पास से जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि लो प्राइस चार्ज करने के कारण। लेकिन कुल मिला के जब तक उसको डिफरेंस ज्यादा होगा, दिस माइनस दिस, डिफरेंस ज्यादा रहेगा, उसको अफसोस नहीं होगा क्योंकि वो हायर मुनाफा कमाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि दिस माइनस दिस नेगेटिव आ गया, ये वाला ज्यादा हो जाए, वो ज्यादा लॉस में चला जाए और ज्यादा प्राइस चार्ज करने के कारण कम रेवेन्यू मिले, तो इस केस में वो क्या होगा, नुकसान में चला जाएगा। कुल मिला के आप बात ये समझो
कि जो नेट रेवेन्यू में चेंज आया वो क्या है, रेवेन्यू दैट ही इज अर्निंग आफ्टर चार्जिंग हायर प्राइस माइनस रेवेन्यू दैट ही इज लूजिंग बाय चार्जिंग लोअर प्राइस। इसका जो डिफरेंस है बेसिकली वो क्या है, दैट इज बेसिकली आपका रेवेन्यू चेंज फॉर द प्रोड्यूसर, ठीक है ना। और ये जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा या ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन चार्ज करेगा और ज्यादा कमाएगा। अब इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड डिग्री कंज्यूमर थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? बेसिकली थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है जहां पे आपका कंज्यूमर का कुछ सरप्लस प्रोड्यूसर के पास चला जा रहा है। अब मन में एक और डाउट आएगा कि ये कंज्यूमर सरप्लस या प्रोड्यूसर सरप्लस बोलने का मतलब क्या होता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए ये बेसिकली एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये सपोज कीजिए एक डिमांड कर्व है जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E है। तो E इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है बेसिकली OXEP, इतना प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोड्यूसर को इतना जा रहा है। अब क्या हुआ, उसने मार्केट को डिवाइड कर दिया। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन अभी भी वो सेम कर रहा है, दैट इज OX। बट वो क्या कर रहा है, वो मार्केट को डिवाइड कर दे रहा है। एक मार्केट में वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है और वहां पे सप्लाई कर रहा है OX1 और प्राइस चार्ज कर रहा है OP1। दूसरे मार्केट में अब जो बच गया बेसिकली तो ये रेवेन्यू हो गया उसका। अब दूसरा मार्केट में सेम प्राइस दैट इज OP पे कितना सप्लाई करेगा, X1 X यूनिट। अब आप देखिए पहले ये जो पार्ट था बेसिकली ये था कि वो प्रोड्यूसर नहीं ले पा रहा था, ये कंज्यूमर के पास था। बट अब इस पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ना वो किसके पास जुड़ गया, वो प्रोड्यूसर के पास जुड़ गया। तो ये कंज्यूमर सरप्लस था जो कि किसके पास चला गया, ट्रांसफर हो गया किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। तो ये बोला जाता है कि जितना ज्यादा, ध्यान से समझिएगा, जितना ज्यादा मार्केट को डिवाइड किया जाएगा और हायर प्राइस चार्ज किया जाएगा उतना ज्यादा कंज्यूमर सरप्लस ट्रांसफर होगा किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। जैसे एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ये है बेसिकली डिमांड हमारा। अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर को पता है कि प्रोडक्शन OX1 यूनिट का होना है, बट अब वो क्या कर रहा है, वो मार्केट को डिवाइड कर दे रहा है। एक मार्केट में OP1 चार्ज कर रहा है, OX1 प्रोडक्शन कर रहा है और चार्ज कर रहा है OP1। दूसरे में OX2 चार्ज कर रहा है OP2, OXOP। अब देखिए जैसे जैसे आप प्राइस, मार्केट डिवाइड होते जाएगा और प्राइस ज्यादा चार्ज करते जाएगा, वैसे वैसे कंज्यूमर सरप्लस जो है वो घटता जाएगा। पहले था एक बॉक्स जा रहा था, अब क्या 3 बॉक्स जा रहा है प्रोड्यूसर के पास, तो कंज्यूमर का उतना लॉस होते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। एक होता है हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हैं पूरा कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन। मतलब क्या हुआ ना कि बेसिकली सारा जो है अलग अलग यूनिट के लिए वो अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। इसको बोलता है कि लेना है तो लो, बढ़ना जाओ। मतलब सारा का सारा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो प्रोड्यूसर को चला जाता है, थोड़ा सा भी नहीं। तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो बेसिकली आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है। अब आपको याद कैसे रखना है, तो आपको याद रखना है MUQG। ये क्या है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे हर प्राइस पे अलग
हर क्वांटिटी पे, हर यूनिट क्वांटिटी पे अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस 0। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी के लिए अलग अलग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। फर्स्ट ग्रुप पे इतना, सेकंड ग्रुप पे इतना, थर्ड ग्रुप पे इतना। सबसे बेटर कंज्यूमर के लिए आप देखो तो कौन है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बट अगर हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बेस्ट कौन है प्रोड्यूसर के लिए, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे सारा का सारा जो भी एडिशनल था, सरप्लस था कंज्यूमर का, वो प्रोड्यूसर के पास ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर है ना? तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। और इसका नोट बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट के रूप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा लिंक में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ध्यान रखिए अपना और अच्छे से रखिए।